नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो हमारी डेली लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है, उसका आज हम भाग 9 यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि प्रैक्टिस सेट 9 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है। जो इसकी मैंने कट ऑफ रखी है, ये रखी है 16 मार्क्स यहाँ पर आपके आने चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये पता चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा से हमें एक उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली है वो मिलती है। धौलावीरा किस राज्य में आता है पूछा जा सकता है। तो ये गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो जो कृष्ण का वर्णन किया गया है सबसे पहले वो किस ग्रंथ में किया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर पहली बार देवकी पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए ये छांदोग्य उपनिषद किस वेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सामवेद के अंतर्गत। ठीक है, भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, उसका उपनिषद है। ऐसे ही जो हमारा सामवेद है उसके उपनिषद का नाम क्या है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो किसके ग्रंथ में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में विशिष्ट जानकारी ये मिलती है हमें विशाख दत्त के ग्रंथ से। विशाख दत्त का जो एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस उसका नाम है, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूछा जाता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। किसकी रचना है? विशाख दत्त की। इस शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न किसने कहा है? विशाख दत्त ने अपनी रचना में। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीनतम देवता तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो जो मुरुगन देवता हैं, तमिल देवता हैं, प्राचीनतम, इन्हें किस देवता के समान माना जाता है? किनका अवतार माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिकेय या स्कंद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? देखिए, भारत एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है भारत के अंदर। और क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इसका राज्य अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। भारत का राज्य अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का हर 5 साल में चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है कि उसी का पुत्र राष्ट्रपति बनेगा। तो इसीलिए भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है राज्य का वो कौन होता है? निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, मणिपुर के अंदर। तो लाई हरोबा त्यौहार कहाँ का है? मणिपुर का एक ये विशेष त्यौहार है। अगला है, प्रसिद्ध बोरोबुद्दुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि बोरोबुद्दुर का जो बौद्ध स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जगह पूछ रहा है, तो इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वहाँ पर स्थित है बोरोबुद्दुर का बौद्ध स्तूप। देखिए, एक एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया था कि जो बोरोबुद्दुर है, ये बोरोबुद्दुर जो टेम्पल है ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बौद्धों का सबसे बड़ा विहार माना जाता है इसे पूरे विश्व में। ठीक है, उनका जो मठ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पूजा स्थलों को विहार कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो बौद्धों का ये सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, बौद्ध विहार है। और ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा में ये स्थित है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में सबसे पहले जो आईआईटी स्थापित किया गया, यानी कि सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है भारत का? तो वो है ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई। और ये किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, आईआईटी खड़गपुर भारत का सबसे पुराना आईआईटी है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर का आईआईटी कौन है भारत का, तो वो है मुंबई। मुंबई की स्थापना होती है 1958 में। और अगर पूछेगा तीसरे नंबर का कौन है, तो वह है कानपुर, जो कि 1959 में बनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। टॉप 3 आईआईटी आपको याद रखने हैं। अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो इसकी स्थापना 61 में होती है। आईआईटी का दर्जा इसको 63 में दिया जाता है।
अगला है डाक सूचक कोड, जिसे पिन कोड कहते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पिन कोड का कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है। तो देखिए डाक सूचक संख्या हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। पिन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत भारत के अंदर कब की गई, तो 15 अगस्त 1972 में पिन कोड भारत के अंदर शुरू किया गया था। जो पिन कोड व्यवस्था है ये भारत के अंदर 1972 में शुरू की गई। इसका जो तीसरा अंक होता है ये जिले को बताता है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन सा नंबर बताता है। तो जो इसका तीसरा डिजिट होता है, कितने डिजिट का होता है पिन कोड, तो पिन कोड होता है 6 डिजिट का। तो इसका जो ये तीसरा नंबर होगा ये हमें जिले के बारे में बताता है। पूरे भारत को 9 जोन के अंदर बांटा गया है, जिसमें 8 जोन जो होते हैं वो राज्यों के लिए है, एक जोन 9वां जो जोन है वो आर्मी के लिए है। तो जो पहला है ये जोन को बताता है, दूसरा नंबर सब जोन को बताता है, तीसरा नंबर डिस्ट्रिक्ट को बताता है, और अंतिम 3 नंबर उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस को दर्शाते हैं जहां पर वो चिट्ठी जानी है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। तो भारत के अंदर जो आखिरी टेलीग्राम भेजा गया था वो भेजा गया था 14 जुलाई 2013 को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेलीग्राम जो सेवा है वो भारत के अंदर बंद हो चुकी है। अंतिम बार 14 जुलाई 2013 को इसे भेजा गया था। पहली बार टेलीग्राम कब भेजा गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगला है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट यानी कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, तो इसको पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को ही मिली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, कई बार तो सीधा अशोक का नाम लिख के पूछता है कि उसके अभिलेखों को किसने पढ़ा, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। चलिए अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस फ्रीडम से संबंधित है हमारा आर्टिकल 19। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी यह रोइंग यानी कि जो नाविक दौड़ होती है उससे यह संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आरटीजीएस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बैंकिंग के क्षेत्र में जब ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है तो आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों के नाम काफ़ी आते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर हम दूसरा जो टर्म इसके साथ आता है एनईएफटी, इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए एनईएफटी से भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, आरटीजीएस के थ्रू भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन एनईएफटी में आप मिनिमम बैलेंस कितना भी भेज सकते हो, 2 लाख से नीचे कितना भी बैलेंस आप भेज सकते हो। लेकिन अगर आप आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करते हो तो इसकी में लिमिट है, मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, 2 लाख की पेमेंट होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में लिमिट है। इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन आपको केवल फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। अगला है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है इसको सीधा डायरेक्टली कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो पहला पंचायती राज दिवस ये मनाया गया था 2010 में, ठीक है। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया भारत के अंदर, ये 2010 में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है ना 73 अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1993 में होता है। तो 24 अप्रैल 1993 से ये जो संशोधन था ये लागू हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो ज्ञान योग ये 3 किताबें हैं, कर्मयोग और राजयोग ये तीनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये तीनों किताबें लिखी गई हैं। अगला है भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो देखिए भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य के लिए। किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में जो नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार भारत के नहीं एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए
अगला है निम्न में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अगर आपको प्रश्न बने इनमें से किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो वह है गोल्डमैन पुरस्कार। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इस जो पुरस्कार था ये स्थापित होता है 1989 में और पहली बार यह पुरस्कार 1990 में दिया गया था। ठीक है, स्थापित 1990, दिया कब गया? पहली बार 1990 के अंदर। अगला है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ अभी भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय पशु है। इससे पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो था सिंह। शेर भारत का पहले राष्ट्रीय पशु था, लेकिन अब बाद में क्या बन गया? बाघ हो गया। कब बनाया गया बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु? ये बनाया गया 1973 में। ठीक है, जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसी समय बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो है ऑप्शन बी 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है वो यहाँ पे आपको उल्टा पूछ देगा। यहाँ पे पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछता तब आंसर 3:2 होगा। लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो जो पहले पूछा जाता है वही आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई पहले पूछी थी, हम पहले चौड़ाई को ही रखेंगे। कई बार हम जल्दीबाजी में सीधा यहाँ पे टिक कर देते हैं जो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको देखना है पहले क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है या चौड़ाई पूछ रहा है। लंबाई हमेशा ज़्यादा होगी चौड़ाई से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और आपको एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पर आपको दी वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में डालें, फेसबुक में डालें, व्हाट्सएप में डालें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।